बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और आईपीएल की डेली डोज के साथ अपन हाजिर हैं एक नए एपिसोड में। और एक और वीकेंड निकल चुका है, बहुत सारे मुकाबले हुए इस दौरान। और अभी तक आईपीएल का क्या हासिल रहा है, दिल्ली कैपिटल्स की टीम बाय द वे पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है और इकलौती ऐसी टीम है जिसने अभी तक हार का स्वाद नहीं चखा है। बाकी सभी टीमों को एक एक हार कम से कम नसीब हो गई है। बहुत सारी टीमों को तो एक ही जीत मिली है अब तक, है ना। तो आज इस एपिसोड में अपन बात करेंगे निश्चित तौर पर जो मुंबई और आरसीबी का मुकाबला है, हाई प्रोफाइल मैच है, हाई वोल्टेज मुकाबला होगा और जसप्रीत बुमराह भी आ चुके हैं वहाँ पे। यस, ठीक है, तो इस पे तो बात करेंगे ही अपन। थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ेंगे क्योंकि आईपीएल 15 दिन पुराना हो चुका है, 2 हफ्ते तो कम से कम निकल चुके हैं हाँ IPL के। बिल्कुल। तो एक जो मजबूत संकेत मिलते हैं, जो इशारे मिल रहे हैं आईपीएल से कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है, किस टीम ने सबसे ज़्यादा लेट डाउन किया है, कौन से खिलाड़ी हैं जो चमके हैं अब तक और कौन से खिलाड़ी हैं जिनका फ्लॉप शो चल रहा है। तो थोड़ा उस पर भी अपन बात करेंगे। और शुरुआत कहाँ से करें? कल वाले मैच से जो लेटेस्ट खत्म हुआ कल रात, वहीं से कर लेते हैं। बताइए। देखिए, कल का मैच जो है एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो गुजरात की टीम है उन्होंने जिस तरीके का रन स्टार्ट किया इस टूर्नामेंट में, वो रन जारी है। गुजरात जैसी टीम लगा नहीं था कि टूर्नामेंट की शुरुआत में कि शायद इतना बढ़िया ये टीम करेगी, इतना कॉम्पैक्ट। और सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है इस टीम में केशव, वो ये है कि बॉलिंग यूनिट उनकी जिस तरह से निखर कर सामने आई है। मतलब ऑन पेपर जब आप टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो आप सिराज हैं, वहाँ पर रबाडा भी हैं, बट रबाडा भी नहीं है, वो Personal पर्सनल reasons रीजंस की वजह से वापस प्रसिद्ध कृष्णा है, ईशांत शर्मा है, मोहम्मद मोहम्मद सिराज हैं। तो ऑन पेपर शायद आपको लग नहीं रहा था कि यार ये प्लेयर्स इतना कंसिस्टेंट होंगे। मतलब ऐसा लग रहा था ठीक है, सिराज इज अ वेरी गुड बॉलर ऑन हिज ओन डे, नॉट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। लेकिन जिस तरीके की कंसिस्टेंसी ये टीम दिखा रही है बॉलिंग वाइज, आई थिंक मैं बहुत सरप्राइज हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है देख करके ये कि कम से कम नेहरा जी के अंडर में जो है आकर के ये गेंदबाज कंसिस्टेंट हो गए हैं। और क्रिकेट में अगर कंसिस्टेंसी आ गई ना बॉस, देखिए स्किल बहुत होता है तभी जा करके आप इस लेवल पे खेलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी एक चीज थी जो सिराज को स्पेशली कॉस्ट कर गया जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं मिली। लेकिन वो चीज़ जब आप लेकर के आते हैं ना, तो आई थिंक वो 4 चांद लगा देता है एज अ प्लेयर आपको। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात ने एक बार फिर एक वेल डिजर्व्ड विक्ट्री आई वुड से, मतलब बहुत कंप्लीट क्रिकेट खेली। और जितना जितना बड़ा लक्ष्य था, शुभमन गिल जिस तरह के बल्लेबाज हैं, आई थिंक उनके लिए ब्रेड एंड बटर था। जिस तरीके की बैटिंग करना उनको पसंद है, जिस तरह उनका नैसर्गिक खेल है, उस हिसाब का लक्ष्य मिला और बहुत ही इजी विन फॉर गुजरात। लेकिन जितना पॉजिटिव आपने गुजरात के लिए बताया, उतना ही नेगेटिव सनराइजर हैदराबाद के लिए इस बार ये बिल्कुल टूर्नामेंट साबित हो रहा है। बिल्कुल। मतलब ना उनकी बैटिंग सही चल रही है, ना बॉलिंग चल रही है, सही चल रही है। क्या हो गया सनराइजर हैदराबाद को? नहीं, देखिए हैदराबाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, उनको ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। शुरुआत में जिस तरीके से लास्ट ईयर का वो एक बैंड बाजा लेकर के उतरे इस सीजन में कि यार और हम पहले तो, मैच में भी उन्होंने है ऐसा ना, कर वो दिया। दिखाया भी। और कप्तान ने कह दिया कि वी आर द मोस्ट फियर्ड टीम इन दिस टूर्नामेंट, Yeah. है ना। तो एक एक सॉर्ट ऑफ ईगो थोड़ा सा आता है कि यार हम तो यही ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं, हमारा यूएसपी ये बन गया है। बट क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। और अपने स्ट्रैटेजी में बिल्कुल ये लोग चेंज भी नहीं कर रहे। कल मैं कमेंट्री सुन रहा था और मतलब सिद्धू की कमेंट्री आप जाते हैं कैसी होती है और वो बार बार यही कह रहे थे कि भैया आप स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, स्पिनर्स को नहीं ला रहे हो, यहाँ का ट्रैक है, इंडिया के ट्रैक है, और यहाँ पे आप इस तरीके से अपने ही दुनिया में खोए हुए हो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। जीशान अंसारी आपका मेन स्पिनर है, कैसे हो सकता है? जो डेब्यू कर रहा है इस सीजन डेब्यू कर रहा है इस सीजन में। तो आप सोच लीजिए कि स्पिन डिपार्टमेंट कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि हैदराबाद जिसकी पहचान थी उनकी बल्लेबाजी, आप अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपने बल्लेबाजों के दम पर आपने जो है वो मैचेस जीते हैं और दोनों टीमों को खौफ में लाए हैं। सरप्राइज थ्रो करते थे हमेशा सनराइजर हैदराबाद। इतने ज्यादा रन बना देते हैं कि 6 ओवर में 126 बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर आपके साथ। 6 ओवर में 126 ठोके थे आपने पावर प्ले में, और आप वही 126 बना रहे हैं आप 16-17 ओवर में। तो सोचिए कितना बड़ा। आई थिंक जो देखिए
प्लान ए जो उनका है ना, उसी पे वे स्टिक कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बैटिंग वाइज में बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने सोचा कि हम ठोकम पीटी करते हैं भाई, अपन यही सक्सेसफुल है, अपन इसी पे रहेंगे। लेकिन बॉस जब ये नहीं चल रहा है, देन यू हैव टू स्विच गियर्स। प्लान बी आपके पास क्या है? प्लान बी है भाई, आप देखिए, उन्होंने कहा प्लान ए ही हमारा प्लान बी है। देखिए ऐसा है ना कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जानते हैं, आप गए हैं, आप सक्सेसफुल रहे हैं, आपका नहीं चल रहा है, चक्का नहीं चल रहा है, तो भाई आप ऐसा थोड़ी है कि इसमें ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो डिफेंसिव या थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करके नहीं खेलना जानते। समय दीजिए आप वहां पे पिच पे। टॉप ऑर्डर्स के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो एकदम हिट करने के चक्कर में अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं। बिल्कुल वो बात नहीं है जो सनराइज हैदराबाद में जो हमेशा होती थी। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, जो बड़े बड़े नाम है जिनका जो आप कह रहे थे कि खौफ होता था ट्रेविस हेड के नाम का, वो बिल्कुल ही फ्लॉप कर जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हैदराबाद की टीम चलो पिछले सीजन में इस तरह का, इस ब्रांड का क्रिकेट खेली थी, तो इस बार बाकी टीम जो है तैयारी करके आई है, प्रॉपर प्लान और होमवर्क तैयार करके आई है, किसको फंसाना है, कैसे फंसाना है, और उस जाल में हैदराबाद की टीम लगातार फंसती जा रही है। नहीं, इसमें आपको क्रेडिट तो पोजीशन को देना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की खास तौर पर ट्रेविस हेड को और अभिषेक शर्मा, अब मैं कहूंगा टॉप 3 को, अभिषेक, ट्रेविस और ईशान किशन को, जो उनकी कमजोरियां हैं, जो रूम के लिए आप जब क्रैम्प करते हैं, इन तीनों को खास तौर पर, आप 2 ओपनर्स की बात कर लीजिए, तो वो रूम के लिए क्रैम्प इन्होंने किया है। जितने भी ऑपोजिशंस ने आउट किए हैं उनको आप देखिएगा कि या तो वाइड आउटसाइड ऑफ है ना, ये एक कमजोरी है, या फिर रूम के लिए आप क्रैम्प कर दीजिए। इन दोनों ही विधाओं में विकेटें गिरी हैं इन बल्लेबाजों की। कुछ एक मौके ऐसे जरूर आए हैं जहां पर लूज शॉट रहा, जैसे कि कल का ही मुकाबला, आपने फ्लिक मारने के लिए आप गए, मिड विकेट पर पकड़े गए, तो दैट वाज अ बिट ऑफ, आई वुड से कि बैड लक फॉर ट्रेविस हेड। बट इस लेवल पे आपको एटलीस्ट, अगर आप फ्लिक मार रहे हैं तो आप या तो जमीन पे मारिए या फिर उड़ा के मारिए, आप हाथ में नहीं खेल सकते बॉस। सही बात। और ऊपर से आपके रन नहीं आए हैं पिछले कुछ मैचेस में, तो आपको और थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए था। बट यस, ऑपोजिशन ने थोड़ा भांपा तो है। और हैदराबाद यार, मतलब क्या डिसअपॉइंटमेंट रहा। मैं देख रहा था कल के मैच में, आई थिंक 17वां 18वां ओवर ही चल रहा था, पब्लिक जाने लगी थी। ये हैदराबाद की टीम जिसको लेकर के ये क्राउड पुलर्स हैं, बिल्कुल। और जब क्राउड को जाते हुए देखा मैंने, तब मुझे एहसास हुआ यार कि देखो कितनी खराब क्रिकेट ये टीम खेल रही है, कि लोगों का भरोसा हट सा रहा है। और सिर्फ 3 जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, उनकी बात नहीं है। नीतीश रेड्डी ने काफ़ी अच्छा रंग दिखाया था पिछले सीजन में, इस बार नीतीश रेड्डी से पता नहीं गेंदबाजी क्यों नहीं करा रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। और सिर्फ 3 जो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं उनकी ही बात नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी एक वाइटल ऑलराउंडर पिछले सीजन में थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी एक तरीके से देखें तो बैटिंग तो उनसे भी नहीं हो रही है, और बॉलिंग उनको दिया ही नहीं जा रहा। ऑलराउंडर थे वो पिछले सीजन में, इस बार मतलब ठीक है, पैट कमिंस खुद एक बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं, तो तेज गेंदबाज एक होता है ना, सॉर्ट ऑफ चाहता है कि हमारे इर्द गिर्द भी तेज गेंदबाज हों, लेकिन 4 तेज गेंदबाज अपनी टीम में लेकर के व्हाट्स द पॉइंट? आप कोई पॉइंट देखते हैं, कोई लॉजिक देखते हैं? नीतीश से आप बॉलिंग करवाओ ना, अभिषेक शर्मा एक ऑलराउंडर है आपके सामने। नहीं, देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पिछले सीजन नीतीश रेड्डी का या हेनरी क्लासन का जिस तरह का परफॉर्मेंस था वो इस सीज़न नहीं आ रहा है। मिडिल ऑर्डर पे भी आप थोड़ा सवाल उठा रहे हैं। पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर बॉलिंग पर आएंगे। मुझे लगता है कि केशव, पिछले सीज़न से हम इस सीज़न की ना ही तुलना करें तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से टॉप ऑर्डर पिछले सीज़न फायर कर रहा था, ये जो 20, 25, 30 रन अभी भी बन रहे हैं ना, तब आपको बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये 20-30 रन अब पर्याप्त नहीं हो रहे हैं नीतीश रेड्डी के और हेनरी क्लासन के, क्योंकि टॉप से कुछ आ ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात वो है, जब टॉप ऑर्डर आपको बिल्कुल भी पुश नहीं दे रहा है तो फिर मिडिल ऑर्डर कहाँ तक खींच करके लेके जाएगा। हालांकि मैं कुछ हद तक इस बात पे बिल्कुल अग्री करूंगा कि भाई फिर भी ठीक है, हर रोज तो आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा। आप क्यों नहीं है ऐसे कि आपने कहा कि ठीक है जी, आज मैं अपने मोजे उठाता हूं और मैं कहता हूं कि आज मैं सेंचुरी मारूंगा, 80s की पारी खेलूंगा, मैं ले आकर के 200 पहुंचाऊंगा, तो ये भी नहीं हो पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। बट मैं ब्लेम ज्यादा मिडिल ऑर्डर पे नहीं डाल करके टॉप ऑर्डर पे डालूंगा कि पिछले सीजन से ही अगर आपका वो ही एक बेंचमार्क है, तो उस बेंचमार्क में आप देखें तो पहले किस तरह से रन आते थे टॉप ऑर्डर के, इस सीजन वो नहीं है। तो वो जो टॉप ऑर्डर एक बार रन कर दे, नीचे से आकर के 10 बॉल पे 30, 10 बॉल पे 25 कोई बना दे, तो आपको लगता था वाओ, फैंटास्टिक इनिंग्स यार, क्या फिनिश किया। लेकिन वही 30-35 रन
आ रहे हैं, 20 रन आ रहे हैं, लेकिन एक तो गेंदें ज्यादा कंज्यूम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी विकेट गिरे विकेटें गिर हुए। चुकी होती हैं। तो आपको एक तो ये पारी स्लो लग रही है, प्लस ये पर्याप्त नहीं लग रही कि 20-25-30 रन आ रहे हैं। जहां तक बॉलिंग की बात है, मुझे लग रहा है कि क्लूलेस नजर आ रहे हैं कप्तान इस बार, टू बी ऑनेस्ट। पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, हाँ नहीं, कप्तानी मैं कहूँगा, अच्छा कप्तानी, कप्तानी क्लूलेस है इस बार पैट कमिंस की, समझ नहीं आ रहा। देखिए जी, कहते हैं ना कि कैप्टन इज एज गुड एज योर टीम, है ना। जब कप्तान को टीम अच्छी मिल जाती है ना, तो कप्तान की बड़ी वाहवाही होती कि जा क्या बात है सर, आपकी कप्तानी में ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बट वही टीम जब खराब खेलती है ना, तो उसको लीड करना कितना मुश्किल होता है। एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने खड़ा है। और पिछले सीजन में जिस तरह की क्रिकेट खेल रही थी हैदराबाद की टीम, पैट कमिंस को बहुत ज़्यादा कप्तानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी करने की, है ना। सब कुछ ऑटो पायलट मोड में चल रहा था। बट इस बार तो एक्सपोज हुए हैं पैट कमिंस भी, देखा जाए तो। एक जो बात अभी इकबाल ने ये कही कि पहली बार हमने देखा कि सनराइजर हैदराबाद के फैंस जो है वो निराश होकर के जा रहे हैं। इस सीज़न हमने देखा है कि बहुत सारे फ्रेंचाइजी के फैंस जो है वो ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। और मतलब एक तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, ये इस सीजन में अभी तक ऐसा कोई थ्रिलिंग इनकाउंटर हुआ नहीं है। कोई भी टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं करी। जैसे सबसे जो हम लोग सीएसके की बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा सैड इस वक्त मेरे को लगता है कि पूरे आईपीएल में चेन्नई की फ़ैन और सनराइजर हैदराबाद की फ़ैन है। नहीं निशांत सर, मैंने जब ये पॉडकास्ट जब हमने शुरू किया था, शुरुआती दिन थे, तो मैंने ये बात कही थी ऑन रिकॉर्ड। ये बात है कि इस बार जो बड़ी टीमें हैं ना, उनके फैंस को थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से खरीदारी हुई है, वो खरीदारी बता रही थी कि शायद दूसरी टीमें हैं जो आपके ऊपर 20 पड़ेंगी। आपने खराब की है या नहीं की है वो तो बाद की बात है, लेकिन सामने वाले ने आपसे बेहतर खरीदारी की है। तो इसलिए जो बड़ी टीमें हैं, जो बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, बड़ी फ्रेंचाइजियों में देखें तो एक ही टीम है जो बेहतर खेल रही है, और वो है आरसीबी, है ना। मुंबई का बुरा हाल है, केकेआर कुछ हद तक, यस, मुंबई का बुरा हाल है, उससे बुरा हाल चेन्नई का है, केकेआर भी उसी ढर्रे पर है लगभग। हैदराबाद का देख ही रहे हैं हालत क्या है। तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज मैंने एक बात ये भी कही थी कि इस सीजन ना आपको नए परसेप्शन बनेंगे टीमों के। चेन्नई की जो परसेप्शन एक का जो हुआ करता था, वो परसेप्शन चेंज होगा। हम पंजाब को लेकर के जो कहते थे यार ये क्या ही करेंगे, बॉटम ऑफ द टेबल ये फिनिश करेंगे, बट वो इस बार परसेप्शन चेंज होगा, क्योंकि मेगा ऑक्शन के बाद ये आईपीएल हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। पंजाब में रिकी पॉन्टिंग का आपको कितना रोल लगता है? कि मुझे बहुत रोल लगता है। मुझे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग को ना एक परफेक्ट फ्रेंचाइजी मिल गई है। अमूमन क्या होता है ना कि जो मालिकान होते हैं, ऑब्वियसली इंडिया में कौन क्रिकेट का शौकीन नहीं है, कौन क्रिकेट का नॉलेज नहीं रखता, हर कोई रखता है। और भाई वो इतने 100 करोड़ रुपए खर्च करके काहे नहीं अपना क्रिकेट का ज्ञान बघारेगा वहाँ टीम में। जैसे गोयनका साहब हैं, वो पहुंच जाते हैं हर मैच के बाद ज्ञान देने के लिए ऋषभ पंत को। लेकिन पंजाब वाहिद एक ऐसी फ्रेंचाइजी मुझे नजर आती है सर, जो जिनके जो मालिकान हैं वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते गेम को लेकर। हैदराबाद उनमें से एक है जो इतना इन्वॉल्व नहीं होते गेम को लेकर के, जो विजिबल दिखता है एज अ फैन। अंदर क्या हो रहा है वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो विजिबल है उसमें मुझे लगता है कि पॉन्टिंग को एक परफेक्ट फ्रेंचाइजी मिली है। यहाँ कोई उनसे ऊपर नहीं है। सब कुछ दिल्ली में जैसे थे वो दादा यहाँ थे, मालिकों का भी कुछ तो से था, बिल्कुल है ना। पार्थ जिंदल ट्वीट कर देता था तो पंजाब आई थिंक एक ऐसी जगह मिल गई है पॉन्टिंग को, जहां पर वो अपना जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टनसी वाला दौर था ना उनका, उस दौर को वो लाने में कामयाब हुए हैं, और वो चीज आपको परफॉर्मेंस में दिख भी रही है। एंड देखिए वही बात है कि कोच कितना अच्छा हो, कैप्टन कितना अच्छा हो, डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं। आप गुजरात की टीम देख लीजिए, गुजरात में सुपरस्टार्स नाम के कितने खिलाड़ी हैं? शुभमन गिल, जॉस बटलर, 2 सुपरस्टार्स हैं। इसके बाद मैं सुपरस्टार की श्रेणी में किसी को नहीं रखूंगा। मैं बी साई सुदर्शन को नहीं रखूंगा, साई किशोर को नहीं रखूंगा, सिराज को भी नहीं रखूंगा। राशिद खान है ना, राशिद खान है जो ठीक है, थे सुपरस्टार, बट अब थोड़ा सा वो भी मेलो डाउन इस सीजन में थोड़ा ज्यादा उनके साथ हो रहा है। तो लेकिन क्या हुआ कि इस टीम ने जो रिसोर्सेज बनाए हैं T20 के लिए, वो परफेक्ट रिसोर्सेज हैं, और उसका एग्जीक्यूशन में काम आता है मैनेजमेंट का। परफॉर्मेंस निकलवाना भी एक चीज है ना। प्रसिद्ध कृष्णा, हर फॉर्मेट का एक स्पेशलिस्ट होता है, और ये जितने लोग हैं ना, ये T20 स्पेशलिस्ट है। करेक्ट।
नहीं तो- स्पेशलिस्ट नहीं भी थे, आप देखें ना सिराज आरसीबी में थे, पिटते थे, है ना? बिल्कुल थे, हाँ। लेकिन इस बार देखिए मतलब बेंगलुरु में जाकर के झंडे गाड़े, वही उसके मैं बाद कह रहा हैदराबाद, हूँ। मतलब दो तो इनका होम ग्राउंड ही हो गया। वही मैं इस कह बार रहा सबसे ज्यादा होम ग्राउंड सिराज का ही है बाय द वे। बेंगलुरु है, हैदराबाद है और गुजरात है, सही बात 3 है। जगह उनका होम ग्राउंड है। सही बात है। नहीं नहीं, वैसे क्या कहते हैं कि ऋषभ पंत का भी था होम ग्राउंड। दिल्ली है ना दिल्ली- उनका, लेकिन दिल्ली और सिराज वाइजैक- जिस सिचुएशन में सिराज है ना, उसी सिचुएशन में ऑलमोस्ट ईशान किशन भी हैं। बिल्कुल। इंटरनेशनल टीम से उनको मतलब नेग्लेक्ट किया गया है, चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे सिराज भी नहीं खेले, तो एक हो जाता है कई बार वी हैव टू प्रूव Prove आवरसेल्फ, ourselves। वो होता है जो कि इस बार ईशान किशन जैसे प्लेयर्स में नहीं दिख रही है। बहुत सारे Correct। प्लेयर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन सिराज ने इस मौके को भुनाया है। और बिल्कुल मुझे लपक लगता है लिया जो है। एक मच नीडेड ब्रेक था ना सिराज को जो मिला, आप कई बार गेम खेल रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, आप चीजों को देख नहीं पाते हैं। correct। बाहर आप बैठ करके गेम को देखेंगे ना, तो आपको लगता है यार मैं ये चीज मिस कर रहा था, ये ऐसे करना चाहिए था। जो Introspection का time मिल जाता संजू सैमसन ने भी इस बार बोला कि चूंकि 3 मैच में वो कप्तानी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बैटिंग करने जा रहे थे, तो डगआउट में बैठे हुए वो कह रहे थे अब मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारे कोच हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, कितने रेस्टलेस या हेल्पलेस फील करते हैं बाहर से हमें देखते हुए कि काश मैं जाकर के वहाँ ये कर देता। तो ये चीजें आती हैं आपको, और आप अगर उसको पॉजिटिवली ले लें, जैसे श्रेयस अय्यर ने किया, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, कॉन्ट्रैक्ट उनका भी छीना था, लेकिन जिस तरीके से वापसी की उन्होंने और जिस तरह से खेल रहे हैं, तो ईशान किशन ने शतक लगाया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या ऐसा हो गया, एकदम स्लोप है नीचे की तरफ। बिल्कुल। तो अपन गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में बहुत सारे हीरो निकल करके आए हैं। बिल्कुल हैं। जैसे मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब हैं ही, मतलब कल भी बेस्ट आईपीएल अरे, बॉलिंग बिल्कुल, बिल्कुल। परफॉर्मेंस उनका आ गया, 17 रन देकर 4 विकेट। साई किशोर ने बहुत इंप्रेस किया इस बार। साई किशोर को लेकर के केशव देखिए, आज नहीं 2017-19 का आई थिंक एक मैच था, मुश्ताक अली ट्रॉफी का। मैं गया था, गुजरात में था उन दिनों, तो मैं सूरत में वो मैच हो रहा था, फाइनल मैच था, तमिलनाडु की टीम फाइनल में थी, मैं देख रहा था वो सेमीफाइनल फाइनल दोनों देखा मैंने। तो मुझे उसी दिन ये समझ में आ गया, 17 था या 19 था, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली 19 रहा होगा, 17 तो बहुत पहले हो जा रहा है। पहले हो गया। तो मैंने देखा इस खिलाड़ी को, मुझे लगा यार ये तो इंडिया खेलने के लिए रेडी है, इतना कमाल का स्पिनर है। और हर सीजन आप उठा के देखिए, हालांकि कुछ सीजन ऐसे गए हैं जहां पर उनको बेंच गरमाना पड़ा, नहीं मौके मिले आईपीएल में, बट ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर और ब्रेव है, काफी ब्रेव और बहुत दिमाग से, बहुत दिमाग है इस खिलाड़ी के अंदर। तो भाई ये जो चुने गए खिलाड़ी हैं ना, ये अपने आप में मैच विनर्स हैं, बहुत बड़े नाम नहीं हैं। और जो नेहरा साहब की पॉलिसी रही है फ्रॉम द सीजन 1 ओनली कि भाई उनको स्टार्स नहीं चाहिए, उनको सुपरस्टार्स नहीं चाहिए, उनको राइजिंग स्टार्स। एग्जैक्टली, है ना? तो पहले सीजन भी अगर ट्रॉफी जीती गुजरात की टीम, तो जब ऑक्शन हुआ, ऑक्शन के बाद जब टीमों का एनालिसिस हुआ, तो किसी ने ये नहीं कहा कि गुजरात भाई इस बार ट्रॉफी की दावेदार है। बिल्कुल। बट देखिए ट्रॉफी जीत गई, अगले साल रनर अप रही। और सिर्फ मतलब साई किशोर कह लें या सिराज तो चलो फिर भी स्टैब्लिश थे, प्रसिद्ध कृष्णा उस तरीके से आईपीएल में स्टैब्लिश नहीं हुए थे। और इस बार भी देखें, अगर आप मैच के बाद या वैसे स्कोर कार्ड उठाकर देखें, आपको लगेगा हाँ थोड़ा इकोनॉमिकल गेंदबाजी तो की है उन्होंने, लेकिन अगर आप मैच देखें तो जो इम्पैक्ट वो अपनी बॉलिंग से लेकर के आते हैं, 3 ओवर 12 रन 13 रन देकर के, और विकेटें भी यस। तो मतलब प्रसिद्ध कृष्णा का भी जो स्टेचर है ना, काफी बढ़ा है इस बार। बिल्कुल बढ़ा है, बहुत बहुत। मैं वही कह रहा हूँ कि नेहरा साहब के छत्र छाया में जाकर के इन दोनों गेंदबाज को मैं जब डिसिप्लिन्ड देख रहा हूँ ना, कृष्णा को और सिराज को, मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। विकेटें कितनी ले रहे हैं, रन्स कितना दे रहे हैं, ये मुझे इतना एक्साइट नहीं कर रहा जितना मैं देख रहा हूँ कि एक T20 की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो T20 में एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, वो डिसिप्लिन दिख रहा है। और क्या डिसेप्टिव बॉलिंग कर रहे हैं सिराज, बेहतरीन, क्या कमाल के यॉर्कर्स पड़ रहे हैं एट विल, और जो उनकी स्टॉक डिलीवरी है वॉबल सीम वाली है ना, वॉबल सीम के साथ जो गेंदबाजी आती है, भाई अल्टीमेट। मतलब लग रहा है ना, मतलब बस गेंदबाजी होती रहे, लोग बल्लेबाजी को देखना चाहते हैं, बट कई बार मुझे ऐसी फील आती है कि यार बस ये इन टैंडम गेंदबाजी करते रहें कृष्णा और सिराज, और देखते रहें हम। यस, राइजिंग स्टार तो बात हमने की, लेकिन इस बार आईपीएल में किसका डाउनफॉल बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है वैसे?
देखिए बहुत बड़े लेट डाउन जो कि साबित हुए। अब प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की, टीम की, देखिए टीम में तो बहुत स्पष्ट है कि 3 टीमें हैं जो इस लिस्ट में सरे फहरिस्त वो हैं। पॉइंट्स टेबल बता रहा पॉइंट्स है। टेबल बता भी रहा है ना, उसमें चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है। खैर मुंबई के लिए दे आर स्लो स्टार्टर्स, हम चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे देते हैं कि चलिए हर सीजन उनका ऐसा ही ऑलमोस्ट रहता है कि वो स्टार्ट बुरा करते हैं बट बाद में जा करके रिकवर करते हैं, बट पिछले सीजन वो नहीं कर पाए रिकवर, और वही प्लेयर्स ऑलमोस्ट हैं, उनका कोर वही है। और एक चीज़ मतलब पता नहीं क्यों, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ना एक चीज़ मुंबई की टीम को देख करके ऐसा फील होता है कि समहाउ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द टीम। मतलब खेल में तो चलिए केमिस्ट्री एक टीम में नजर आनी चाहिए, camaraderie जो होती है ना, वो नहीं है, वो नहीं दिख रही है मुझे। अब आप सोचिए उस दिन ये वो अभी भी रोहित शर्मा वर्सेस वो हार्दिक पांड्या वाला वो जो थोड़ा सा कैंप जैसा जो बना हुआ है, उसकी वजह से भी आपको लगता है क्या? ये अभी भी थोड़ा सा अभी भी ये फील होता है कि कहीं वो बात तो है, टीस तो है मन में। हालांकि ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज आपको पे किया गया है भाई, आप मतलब थ्रू आउट प्रोफेशनल्स के तौर पर हायर किया गया है, तो अपनी ईगो को, अपनी ग्रुपिज्म को शायद यहाँ नहीं ला सकते। और अगर ऐसा है तो फिर आपको फायर करने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक ये प्राइवेट सेक्टर वाली नौकरी की तरह है ना। तो समहाउ मुझे वो एक तरह से वाइब नहीं आ रही है कि जिसमें टीम एकजुट नजर आ रही हो। बिकॉज आप सोचिए उस दिन तिलक वर्मा को कहा जाता है कि रोहित शर्मा खेमे के हैं। तिलक वर्मा को कहा जाता है कि रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव वाले खेमे से हैं। उस दिन उस आखिरी ओवर में उनको रिटायर्ड आउट कराने का जो निर्णय हार्दिक पांड्या का रहा, वो क्या दर्शाता है? वो स्ट्रेटेजी कम पनिशमेंट ज्यादा लग रहा एग्जैक्टली होता है ना, बच्चों को क्लास से बाहर जाओ, है ना, और भले से पीरियड में 5 ही मिनट बचा हुआ हो, लेकिन बाहर जाओ। और हार्दिक पांड्या को लेकर के दरअसल ये प्रॉब्लम है उनकी। जब इंडिया की कप्तानी उनको व्हाइट बॉल में T20 में मिली थी, तो उनके लिए जो फीडबैक खिलाड़ियों का था मैनेजमेंट को, वो यही था कि वो टास्क मास्टर है, मतलब ही इज नॉट वेल बिहेव्ड गाय। मतलब वो लताड़ देंगे, पब्लिक में बेइज्जती कर देंगे, है ना, गाली दे देंगे। शमी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था ना कि भाई मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर मैंने उसको ऐसा बोला बाद में जा करके कि भाई देख भाई, तू मेरे को साइड में जो कि बोलना है बोल ले, लेकिन पब्लिकली ऐसा नहीं, ये सब नहीं चलेगा। बिकॉज ऑब्वियसली एक सेल्फ रेस्पेक्ट हर किसी की है। डिसिप्लिन का इशू तो खैर पांड्या के साथ शुरू से रहा है। पांड्या का स्टाइल वही है, मतलब वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। गाली नहीं दे सकते बॉस, आप गाली नहीं दे सकते ना। अब मैं देख रहा था, गाली देखिए, गाली तो रोहित शर्मा भी देते हैं, लेकिन उनकी गाली में वो प्यार सा एक झलकता है, रूड नहीं वो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसी मैच में जब जिसमें उनको रिटायर्ड आउट किया, एक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे, एक शॉट लगा काव कॉर्नर पे, लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे नमन धीर, उसने दौड़ लगाई बेचारे ने, बहुत मतलब हवा में बॉल खेला था, टप्पा खा के उछल गई गेंद और एक टप्पे के बाद बाहर गई। तो इस बंदे ने लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाई, अपनी बाईं तरफ जा रहे थे वो, और उसने भी जो है छलांग लगाई गेंद को पकड़ने के लिए, बट ऑब्वियसली इतनी दूर थी कि नहीं पकड़ी गई गेंद। अब हार्दिक पांड्या उस पर भड़क गए, गुस्सा कर गए, गाली वाली देने लग गए। अब अगले उसी ओवर में होता क्या है, एक कैच जो है उछलता है और नमन धीर जो है वो कैच पकड़ लेते हैं उसी बल्लेबाज का। तो भाई सेलिब्रेट करना चाहिए, या चलिए सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अब ताली बजा देते। अब कैच पकड़ने के बाद भी उसको गरिया रहे हैं कैच पकड़ने के बाद भी उसको गरिया रहे हैं। टिपिकल जो गुरुजी होते हैं ना, टिपिकल जो गुरुजी होते हैं, वो आपके पॉजिटिव कम देखते हैं, थोड़ा नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, मैं इसको गुरुजी से नहीं तुलना करूंगा, वो काम कोच कर लेंगे, आप कैप्टन हैं, आप अपना कैप्टन। ये होता था ना, मतलब कई बार आपने भी क्रिकेट खेली है, स्कूल में हम सभी भी गए हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो बड़े कहते हैं ना अपने आप को बुलीज, थोड़ा सा अपने आप को सुपर एक्स्ट्रा मतलब एडवांस समझते हैं कि अरे ठीक है ना यार, तो आप कुछ अच्छा भी करिए ना तो कहेंगे अबे चलना यार, ठीक ही तो है, चल ठीक है, ऐसा टाइप, मतलब अप्रिशिएट नहीं करना उसको। ये हर कोई फेस करता है जी। ऐसा होता है। मैं थोड़ा हार्दिक को यहाँ डिफेंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि जवाबदेही उनकी, अकाउंटेबिलिटी उनकी, और कप्तान है वो, तो जिस हिसाब से वो टीम को चलाना चाहें वो चला सकते हैं, है ना। हर बंदा धोनी नहीं हो सकता ना, कि आराम से काम कूल है एकदम, अपना तरीका, उनका अपना मेथड है, और इसी मेथड से इंडिविजुअल के तौर पर तो सक्सेसफुल रहे ना हार्दिक पांड्या, बिल्कुल रहे, और गुजरात को बाय द वे ट्रॉफी भी जिताई उन्होंने। तो ठीक है, उनका एक स्टाइल है खेलने का, करने का, लेकिन तिलक वर्मा वाला जो सीन था, मुझे लगता है
अगर रिटायर्ड भी करना तो थोड़ा पहले कर लेते ना। और रिटायर्ड करके आप उन्हें बुलाया किसे, मिचेल सैंटनर को, कोई जैसे आंद्रे रसल जैसा खिलाड़ी होता, कोई और बड़ा खिलाड़ी, तूफानी खिलाड़ी होता, आपको उसको, इवन फॉर दैट मैटर राशिद खान जैसा भी होता जो कि बल्ला भांजता है। सैंटनर मारते हैं, एक आध हिट लगा सकते थे, लेकिन तब तो ऑलरेडी लेट हो चुका था, आपने करके भी क्या किया। नहीं देखिए, जब आप कह रहे हैं ना कि इंडिविजुअल के तौर पर इसी एटीट्यूड के साथ हार्दिक पांड्या जो है वो सक्सेसफुल हैं, देखिए एक इंडिविजुअल के तौर पर आप कैसे हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वही इंडिविजुअल को जब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपको थोड़ा अलग होना पड़ता है ना। आप अपने कमरे में क्या करते हैं आप वो मैटर नहीं करता, बट आप जब कमरे के बाहर जाते हैं तो आप कैसे आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हो, ये भी तो एक बड़ी बात है आप कप्तानी में देखिए ना, कौन सा ऐसा कप्तान हुआ जो बहुत गरियाता है यार, मतलब कौन ऐसा सक्सेसफुल कप्तान उठा के दिखाइए मुझे जो लिटरली इस तरह से गरियाता है जिसकी बातें दिल पे खिलाड़ियों को लग रही हैं, और खिलाड़ी रिव्यू मीटिंग में ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि मुझे इनका एटीट्यूड नहीं सही लगा। बिल्कुल, ऐसा कितने कप्तान हुए, नहीं हुए ना। और ऊपर से जब आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, अगला बंदा अनकैप्ड है। आपको याद होगा कि विराट कोहली एक बार मुंबई के किसी प्लेयर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो पिच पे वो बैटिंग कर रहे थे, विराट कोहली जाके उनको पिच पे स्लेजिंग कर रहे थे और वो अनकैप्ड प्लेयर था। और उसके लिए उनको कितना क्रिटिसाइज किया कि आप इतने सीनियर क्रिकेटर हो और आप एक ऐसा जूनियर क्रिकेटर जिसने अभी तक डोमेस्टिक में रणजी तक नहीं खेला है, वो पहली बार अपना आईपीएल खेल रहा हो, उसको जाके आप स्लेज कर रहे हो। मतलब ये वॉर ही है। आप मैच जीतने के लिए किसी हद तक जाओ, मुझे कोई इससे गुरेज नहीं है। ग्राउंड पे आप जैसा खेलना चाहते हो आप खेलो, फील्ड के बाहर फिर आप नॉर्मल बिहेव करो। मैं ये कहता हूँ नहीं, देखिए एक सीमा होती है, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, वो बात ठीक है, स्लेजिंग तो चलता ही है, स्लेजिंग चलता है, बट मैं देखिए ना किससे कर रहे हैं आप। अब सैम कॉन्स्टस के साथ जो हुआ, इतना हंगामा क्यों हुआ ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी के दौरान, हंगामा क्यों हुआ? क्या कोहली ने पहली बार स्लेज किया था? क्या पहली बार कोहली आकर के भिड़ गए थे? एग्जैक्टली हंगामा सिर्फ इसलिए हुआ कि यार ये पहला मैच खेल रहा है बच्चा। एग्जैक्टली आप उसको कंधा मार रहे हो जाकर के। आपको जीतना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दैट इज ओके। टारगेट स्टीव स्मिथ, टारगेट मार्नस लाबुशेन, तो पहले सैम कॉन्स्टास को निपटाएंगे तब तो स्टीव स्मिथ को टारगेट करेंगे। यार तो सैम कॉन्स्टास बच्चा है यार, कई बार बच्चे लोग भी ना अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कर, जैसे यशस्वी जायसवाल में उनके साथ कर देते थे, मिचेल स्टार्क के साथ, बाद में फिर उनको बताया गया कि आप अपने लिमिट में रहिए बस। नहीं बात सही है आपकी, बट एनीवे स्लेजिंग की बात अपनी दूसरी जगह पर, बट एज अ कैप्टन व्हेन यू आर लीडिंग अ टीम, आपका जो कंडक्ट होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। चलिए, मुंबई के अलावा बाकी दो टीमें, आप हैदराबाद की थोड़ी हमने बात कर ली, सीएसके की बात करनी तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल सब लोग सीएसके की ही बात कर रहे हैं और खास करके धोनी की बात कर रहे हैं। हैदराबाद और सीएसके जो सबसे बॉटम है उस लैडर पर, नीचे पॉइंट्स टेबल में, मतलब मुझे इन दोनों टीमों के परफॉर्मेंस तो सिमिलर ही, एक तरीके से हार रहे हैं, 4 मैच हार चुके हैं, लेकिन हैदराबाद एटलीस्ट इंटेंट दिखाता है, वो फ्लॉप भले कर रहा है, सीएसके से इंटेंट नहीं दिख रही है और वो धोनी से भी नहीं दिख रही है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंटेंट और मतलब ऑन पेपर कम से कम हैदराबाद की टीम लग तो रही है कि टीम है, ऑन पेपर भी सीएसके की टीम नहीं लग रही है। आप प्रेशर में हो तो हैदराबाद के प्लेयर बल्ला घुमा रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं, वो चीज सीएसके में दिख ही नहीं रही है। इस मैच में जो अभी सैटरडे को जो मैच हुआ, आप जब धोनी बैटिंग करने आया और विजय शंकर, और वो मतलब 11वां ओवर था जब धोनी बैटिंग करने आए थे। अभी तक हम लोग ये कहते थे कि चलिए वो तो 18वें और 19वें ओवर में आते थे, उनको मौका नहीं मिलता था। इसके बीच वो पहले वाले मैच में राजस्थान में 15वें ओवर में भी आए थे, इस बार तो 11वें ओवर में आ गए, जहां पे आप चेंज कर सकते हो सिनेरियो को। 26 बॉल में 30 रन, इंटेंट ही नहीं है। 54 बॉल में 100 रन चाहिए, आप ट्राई कर सकते हो यार, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बना है, आप दिखाई नहीं रहो, आप बल्ला घुमा नहीं रहो। नॉट जस्ट धोनी, इनके तो टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप होते जा रहे हैं। भाई क्या पारी खेली उसने, 2-2 3-3 कैच छूटे, रन आउट मिस हुआ, एक बार एलबीडब्ल्यू की अपील नहीं हुई, उसके बावजूद भाई कह रहा नहीं आज तो मैं 20 ओवर खेल के जाऊंगा भाई। नहीं देखिए, चेन्नई ने इस बार जो टीम बनाई है ना, मतलब 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो उन्होंने जो अपना कोर बचाया, जो उन्होंने खिलाड़ी रिटेन किए, वो सारे बूढ़े खिलाड़ी रिटेन किए। ये तो हमेशा से इनका है ना, एक डैडीज 11 को कहा ही जाता है, डैडीज 11, हाँ, और वो डैडीज 11 एक्चुअली अब डैडीज 11 बन चुकी है ना। आपने रिटेन किया जिन खिलाड़ियों को, उसमें से आधे आपके जो है आप फूक चुके हैं कारतूस, फूके हुए कारतूस। आधे जो हैं वो T20 के आधे प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट फुल्ली T20 प्लेयर, चाहे डेवन कॉनवे हो, चाहे रचिन रविंद्र हो, ये प्लेयर्स, या ऋतुराज गायकवाड़, इवन दे आर हाफ T20 प्लेयर्स, दे आर बेटर इन अ लॉन्गर फॉर्मेट। माने आप T20 वनडे खिलाइए, टेस्ट खिलाइए, दे आर
बेटर परफॉर्मर्स, लेकिन T20 के आधे प्लेयर्स हैं। तो सोचिए ये 3 आपका टॉप ऑर्डर है, इसके बाद आपके सारे फूके हुए कारतूस हैं। शिवम दुबे को छोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट आपके सारे, अरे यार आपके पास विजय शंकर है, विजय शंकर, दीपक हुडा जिनको कि पिछला सीजन इतना खराब रहा। इस दीपक का तेल कब का खत्म हो चुका है, कब तक हो जाए। हाँ, सिर्फ बत्ती पे ये जल रहा है। धोनी का जहां तक सवाल है, धोनी की उम्र जो है अब दिखने लगी है। जिस तरीके से वो हाफ रहे थे उस दिन, आप लोगों ने नोटिस किया? बिल्कुल, एक तो ह्यूमिडिटी चेन्नई की, जितना हाफ रहे थे वो, हमने इतना हाफते हुए धोनी को कभी नहीं देखा। 43-44 साल का बंदा तो भाई अब बट यू हैव टू टेक अ कॉल ना। आप ये ठीक है, बात तो समझ में आ रहा है कि आप हाफ रहे हो, आपकी उम्र दिख रही है, देन यू हैव टू टेक अ कॉल। एब्सोल्युटली, बट वही है ना सर कि हर फ्रेंचाइजी को एक सुपरस्टार चाहिए, सेलिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना कुछ। लेकिन इस बार ब्रांड बहुत इफेक्ट हो रहा है इनका, हो रहा है, होगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल होगा। इतना ज्यादा कभी मैंने नहीं देखा जितना क्रिटिसिज्म इस बार धोनी ने फेस किया। लोग तो कह रहे हैं कि जितना एड में लोग धोनी दिख रहे हैं उतना तो मैदान में नहीं दिख रहा। सही बात है। नहीं, आपने ये बात सही कही कि ये जो डैडीज 11 जो बोला जाता था, पहले भी इनकी टीम वही होती थी कि ये तो बूढ़े लोगों की फौज है। राइडू होते थे, फाफ डू प्लेसी, लेकिन बट दे वर स्पेशलिस्ट, खेल जाते थे। अब जैसे सुरेश रैना T20 स्पेशलिस्ट हैं, इंटरनेशनल में पहला T20 सेंचुरी सुरेश रैना नहीं मारा था, तो उनकी टीम थी बूढ़ी थी लेकिन कर दी। डेवन ब्रावो वेस्ट इंडीज के बूढ़े होने के बाद भी ये लोग टफ कंपटीशन देते थे और टूर्नामेंट जीतते थे। आपको याद होगा सनराइजर हैदराबाद के साथ जो ये फाइनल हुआ था 2018 में, घुटने में से खून बह रहा था शेन वॉटसन के फाइनल मैच में, उसके बाद है वो लेके गए थे। लेकिन अब तो मतलब यंगस्टर टीम है और T20 स्पेशलिस्ट है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा अब एक्चुअल में ये डैडीज हैं, है ना, अब इनको रिटायरमेंट की उम्र है इनकी, भाई अब इनको बंद करो। माहौल तो बना ही दिया था। जैसे उसमें सबसे बड़ा एक जो डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है रविंद्र जडेजा का, ना बैट से चल पा रहे ना बॉल से चल पा रहे हैं। अच्छा, बॉलिंग वाइज भी इतना कमजोर कर लिया इस बार उन्होंने अपने आप को। पिछले सीजन्स तक जो है अच्छे खासे बॉलर्स थे यार, दीपक चाहर थे वहाँ, सिमरजीत थे जो कि बढ़िया लगातार खेल रहे हैं इधर हैदराबाद के लिए, हालांकि बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन चेन्नई के लिए अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, चेन्नई के लिए अच्छी कर रहे थे। और अभी तो सारा फोकस नूर पे और उन पे है, परसिमरत पे है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पथिराना पे, बस ये नूर और पथिराना आपकी बॉलिंग में अश्विन है, थोड़ा अश्विन अन्ना है, बट वही है ना यार कि चल नहीं रहे हैं ये लोग। अश्विन अन्ना तो अब ये हो गया ना, अश्विन अन्ना प्लेयर कम यूट्यूबर हो गए, तो यूट्यूब पे एनालिसिस भी करते हैं, हो जाकर कि सीएसके एनालिसिस भी करते हैं कि सीएसके की क्या स्थिति है, स्टैंडिंग क्या है, कहाँ गड़बड़ हो गई, तो ये बड़ा मजेदार है। सही है भाई, सही है। अपना एनालिसिस किया कि नहीं उन्होंने? मैंने वीडियो देखा नहीं पूरा। उनको अभी समझ में आया कि मैं एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ कि एज अ बॉलर खेल रहा हूँ, क्योंकि धोनी से पहले मुझे भेज दिया जाता है। परसों वाले मैच में भी वो तैयार पहले ही थे और सबको लग रहा था लगता है यही आने वाले, लेकिन उनको बोला गया रुक जा भाई। अश्विन में तो वो लिख देना चाहिए, जैसे टीम की जो प्लेइंग 11 आती है उसमें बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर, अश्विन में तो यूट्यूबर लिखना चाहिए। एक टीम जो है जो अभी टेबल पे टॉप पे बैठी हुई है, दिल्ली कैपिटल। आई थिंक इस टीम, ये टीम ने ना, हम लोग बात कर रहे थे ना कि किस टीम ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है, एक नाम आपको दिल्ली का भी लेना पड़ेगा, ऋषभ पंत नहीं है, इसके बावजूद जो है टीम जो है बहुत अच्छा चल रही है। और केएल राहुल, और ऊपर से बॉस, ऊपर से उनके सारे प्लेयर्स अभी फायर नहीं किए हैं। बिल्कुल, फ्रेजर मैकगर का भी आना बाकी है, अभी क्रिस्टियन स्टब्स का भी वो चलना बाकी है, फाफ का भी उस तरह से अभी बल्ला नहीं चला, एक ही हाफ सेंचुरी आई है ना, एक आई है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप मतलब आपका पूरा अभी पेट्रोल, सारे सिलेंडर्स जो है ना अभी ब्लास्ट बंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, इसके बावजूद भी आप टॉप पे बैठे हैं, दैट मीन्स कि जिस दिन सारे सिलेंडर्स पे लग गया तो सोच लो क्या करेगी ये। बॉलिंग वाइज ना दो सबसे बेस्ट टीम जो दिखी अब तक के हिसाब से, वो गुजरात और दिल्ली है। दिल्ली मिचेल स्टार्क क्या रंग में दिख रहा है भाई, 5 विकेट उसने उस दिन लिए, एक मैच में 3 विकेट लिया है, और मुकेश कुमार बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्लस उनके पास कुलदीप है, अक्षर है, जो मतलब पूरा कॉम्पैक्ट नजर आ रही है टीम काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग। तो आज के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच है। रोहित शर्मा फिट बताए जा रहे हैं, शायद खेलें, हालांकि मतलब ये साफ नहीं खेलेंगे या नहीं, लेकिन खेलने की संभावना तो है। और जसप्रीत बुमराह, सर ने क्या कहा, बड़ा मैच जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। ये थोड़ा सा रिविजिट करते हैं, जब पिछली बार ये लखनऊ से खेले थे, निखिल सर ने थोड़ा सा मैच रिपोर्ट उस पे बनाया, तो थोड़ा उसको देख लेते हैं, है ना, क्या उन्होंने एनालिसिस की है। मुंबई की टीम हर आईपीएल में शुरुआत तो वैसे ढीली ही करती है, इस सीजन भी कुछ वैसा ही देखने को मिला है, लेकिन ये जो हार हुई है लखनऊ सुपर जायंट्स से 12 रनों से, इसने कई
बड़े सवाल छोड़ दिए हैं जिससे मुंबई की टीम को जूझना होगा। उन सवालों पर मैं आता हूं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप ठीक है 200 रनों का पीछा कर रहे थे, पिच तो अच्छी थी। लखनऊ में आखिरकार लगता है कि दोस्ती हो गई है क्यूरेटर और लखनऊ की मैनेजमेंट की, तो अच्छी बैटिंग पिच वहाँ पर देखने को मिली, तो अच्छी पिच थी। 200 रन लग रहा था आप बना जाएंगे, पार टोटल भी था और शुरुआत भी कुछ वैसी हुई। ओपनर आपके भले ही आउट हो गए हों, लेकिन 8 ओवर तक आप 10 रन प्रति ओवर से ज़्यादा की रफ्तार से रन बना रहे थे, जिसकी आपको दरकार थी। विकेट भी आपके पास 8 थे हाथ में। वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, नमनधीर आउट होते हैं, वहाँ से पता नहीं क्या हुआ कि मुंबई का जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो घटने के बजाय, क्योंकि इतनी विकेट आपके पास है, वो बढ़ता ही चला गया। एक मौका आया जब एक पार्टनरशिप वहाँ पर लगी है, जहाँ पर आपने 50 रन बनाए हैं 40 गेंदों में। वहाँ पर थोड़ी सी जो आपकी फिर स्ट्राइक रेट है वो 7 का हो जाता है। आपके पास इतनी सारी विकेट हैं और अगर आप 7 रन प्रति ओवर बना रहे हो जब आपको 10 रन प्रति ओवर चाहिए, वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आई और मुंबई की टीम पता ही नहीं चला कैसे मुकाबले में पीछे होती गई। आलम ये था कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए, आपको 60 रन चाहिए थे आखिरी 4 ओवर में, यानी 15 रन प्रति ओवर, जो आसान नहीं होते। 1 ओवर में बन जाते हैं, लगातार 4 ओवर में बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए वो जो पार्टनरशिप है 67 रन उसमें सूर्य कुमार यादव ने बनाए और तिलक वर्मा के बीच, जो मैंने आपको बताया कि जो आप वहाँ पर बनाते हैं कुछ गेंदों में जब 50 रन आपके आते हैं, लेकिन इतनी धीमी रफ्तार में आते हैं 40 गेंदों में, तब थोड़े सवाल ज़रूर खड़े हो रहे थे। क्या हुआ वहाँ पर? आप धीमे खेल जाते हैं, क्या आपको लगा कि ऑन स्लॉट बाद में होगा? वहाँ पर आपसे गलती हो गई। चलिए, वो पहली गलती है। दूसरी गलती आपने की कि ठीक है तिलक वर्मा का दिन नहीं चल रहा, आपको 15 रन प्रति ओवर चाहिए आखिरी 4 ओवर में, लेकिन आप उनको रिटायर कर देते हैं। तिलक वर्मा बाहर चले जाते हैं और आते हैं कौन? मिच सैंटनर, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। देखिए, तिलक वर्मा से रन नहीं आ रहे थे, 108 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव उससे पहले करीब 150 के स्ट्राइक रेट पर थे, जिससे दोनों के स्ट्राइक रेट को देखकर हैरानी हुई, क्योंकि ये इससे तेज स्ट्राइक रेट पर खेलते हैं। लेकिन उस वक्त पे आप तिलक वर्मा को बाहर अगर ले जाएंगे, रिटायर्ड कराएंगे, तो आपके पास आंड्रे रसल बैठे होते या तेवाटिया बैठे होते तो फिर भी बात समझ में आती है। आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर को लेके आते हैं। हो सकता था कि तब तक तिलक के रन नहीं आए, पर वो है तो प्रॉपर बैटर। तेवाटिया भी कई बार ऐसा हुआ है, रन नहीं बनाते लेकिन आखिर ओवर में फिर 30 रन बना देते ना। तो किसके पास बेहतर चांस था रन बनाने का, तिलक या फिर सैंटनर? तो मुझे तो लगता है यहाँ पर उनसे एक गलती हुई। शायद आपको तिलक के साथ बने रहना चाहिए था, वो आखिरी ओवर अच्छा आ सकता था। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, इन सब चीज़ों के बावजूद 14 रन चाहिए थे आखिरी 3 गेंदों में। हार्दिक पांड्या थे स्ट्राइक में, क्या वो कर सकते थे? आप 50-50 चांस देते, कर सकते थे, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। यहाँ पर एक और परेशानी आती मुंबई इंडियंस के लिए। हार्दिक पांड्या ने खुद कहा कि ठीक है भाई, ऐसा था, किसी दिन लग जाते हैं, किसी दिन नहीं लगते। मानता हूं मैं, फिनिशर का रोल आसान भी नहीं होता, लेकिन आप बैक करते हार्दिक पांड्या को वहां से मैच फिनिश करने में। अफसोस मुंबई इंडियंस के लिए वो सब नहीं हो पाया। थैंक यू निखिल सर। तो उन्होंने बता दिया लखनऊ वाला जो हिसाब किताब, हम भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिए थे अपन, वो रिटायरमेंट तिलक वर्मा का, उन्होंने भी बताया इस पर। और आज जो मैच है, विराट कोहली का बल्ला भी वानखेड़े में कितना बोलेगा नहीं बोलेगा, इस पर भी सवाल है। आरसीबी की टीम मुझे लगता है एक अरसे से वानखेड़े में जीती नहीं है। रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है आरसीबी के, लेकिन इस बार सब जो नहीं किया वो सब कर रही है ना। चेपॉक में चेन्नई को हरा रही है, चेपॉक में चेन्नई को हरा रही है, तो वानखड़ी में भी इस बार हो सकता है टर्न अराउंड। 19-13 आई थिंक है मुंबई के अगेंस्ट, ऐसा ही कुछ है। ज़्यादा मैचेस हालांकि मुंबई नहीं जीते हैं, लेकिन मुंबई की टीम देखिए, जसप्रीत बुमराह के आगमन से नेट प्रैक्टिस में हमने देखा कल बाएं हाथ से भी बॉलिंग कर रहे थे जसप्रीत बुमराह। कितना इम्पैक्ट वहाँ लेकर के आएंगे जसप्रीत, चूंकि इंजरी से वापस आ रहे हैं, एक लंबा वक्फा हो गया उनको खेले हुए, तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आ रहे हैं। मुंबई को कितना बूस्ट मिलेगा उनके आने से, है ना। और जो चीज़ें आपने देखी लखनऊ के खिलाफ, जो क्लिक नहीं हुई चीज़ें, है ना, राजंगत बाबा को लेकर के आए, उनको मौका ही नहीं मिला। हालांकि वो भी ऑलराउंडर हैं, लेकिन न उनसे गेंदबाजी कराई गई, न बल्लेबाजी की सूरत आई उनकी। तो मुंबई की टीम कितनी फेवरेट नज़र आ रही है अपने होम ग्राउंड में? देखिए, जहाँ तक बुमराह के आने का ताल्लुक है, ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ेगा बुमराह के आने का। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑपोजिशन पर होता है जब बुमराह के हाथ में गेंद होती है। मुझे याद आता है जब पाकिस्तान के शोएब अख्तर आईपीएल में आ रहे थे, तो बात ये चल रही थी कि शोएब अख्तर कितने फिट हैं आईपीएल खेलने के लिए। फिर बात ये हुआ, दादा ने बोला कि नहीं यार,
मुझे आधा शोएब अख्तर भी चलेगा, है ना, चाहे कितने भी फिट है, मुझे आधा शोएब अख्तर भी चलेगा। तो उसी तरह से मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह अगर आधे फिट भी है ना, मतलब 80% भी अगर है, आधा तो नहीं पूरा ही फिट है। जब ग्रीन क्लियरेंस सिग्नल आगे, मिला है हाँ, तभी तो वो खेल बिल्कुल। तो फिटनेस अगर फुल है तो ऑब्वियसली इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप बुमराह आपके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि देखिए हर टीम के लिए बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी टीमें टॉप पे बैठी हुई हैं, आप देखिए अपने बॉलिंग के उनके आंकड़े निकालिए तो आपको लगेगा कि वाह यार, ये तो कमाल के बॉलर्स हैं, चाहे वो जीटी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे इवन वो आपकी पंजाब हो या फिर लखनऊ हो। इन सब टीमों की जो बॉलिंग है कुल मिलाकर के बहुत अच्छी नज़र आई है, बैटिंग ने भी बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया है। तो मुंबई की ना तो अभी बैटिंग उस ढर्रे पर चल रही है, ना बॉलिंग में वैसा कुछ सेंसेशन नज़र आ रहा था। अश्विनी कुमार बट पहले मैच में, दूसरे मैच में फिर उनकी कलाई खुल गई, बड़े पिटे वो, है ना। बट नए हैं, आई थिंक उनको हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, अभी वो पकेंगे। पांड्या ठीक बॉलिंग कर रहे हैं वैसे, पांड्या 5 विकेट लिए उस दिन। नहीं, पांड्या तो खैर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वही है कि बुमराह के आ जाने से ऑब्वियसली मुंबई को एक मजबूती मिलेगी, पुश मिलेगा जो जरूरी है। क्या आरसीबी की क्या लगता है? आरसीबी हार के आई है पिछला मुकाबला वैसे। हाँ, गुजरात के अगेंस्ट हारी अपने घर में, और बड़ी खराब हार, मतलब मैं कहूँगा वहाँ पर मिली। बटलर ने हौंक दिया पकड़ के, हाँ, मतलब बड़ी खराब हार है। बट ये सब चीज़ें होंगी यार, देखिए इतना लंबा टूर्नामेंट है, 13-14 मैचेस आपको खेलने हैं इधर ग्रुप स्टेज में, लीग स्टेज में। तो ऐसे दिन भी आएंगे जब आप घर पे हारेंगे, ख़राब तरीके से हारेंगे। बट एज ए टीम जब आप आरसीबी को देखते हैं ना, तो एक भरोसा जागता है कि यार ये टीम है, इस बार ये टीम है, दे हैव अराइव्ड, है ना। तो होपफुली पिछली बार टॉप ऑर्डर ने बड़ा निराश किया था। सब एक साथ ही टॉप से लेकर के मिडिल ऑर्डर तक जाइए, इवन बैटिंग भी थोड़ी लेंथ उनकी बढ़ गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई की अगेंस्ट इस मैच में आरसीबी एक अपर हैंड लेकर के मैदान पर उतरेगी। एक डिपार्टमेंट जहां आरसीबी कमज़ोर नज़र आती है वो स्पिन डिपार्टमेंट। मुझे लगता है वहां पे उनको काम करने की आवश्यकता है। थोड़ा कृणाल पांड्या को भी स्टेप अप करना होगा, क्योंकि पहले स्पिनर वही हैं, है ना। देखा जाए तो अनुभव उनके पास है, बल्लेबाजी में भी उतना, हालांकि नीचे आते हैं खेलने के लिए, मौके मिले नहीं, लेकिन पिछले मुकाबले में उनको मौका मिला, चले नहीं। तो कृणाल पांड्या को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा वहाँ पे। और निश्चित तौर पर प्रेडिक्शन अब फटाफट कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, आरसीबी की टीम फेवरेट है इस मैच में, और होपफुली मतलब अगर अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आरसीबी की टीम खेलती है तो आरसीबी को स्लाइट एज रहेगा। बट क्योंकि उधर बुमराह वापस आ गए, इसलिए मैं स्लाइट एज दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा एज मुझे अभी भी लगता है कि आरसीबी को ही रहेगा, क्योंकि मुंबई की टीम इतना फॉर्म में बैटिंग वाइज, ठीक है, रोहित शर्मा भी वापस आ जाएंगे, बट ही इज नॉट इन वेरी वेरी गुड फॉर्म। तो आई थिंक आरसीबी। बट सूर्य कुमार यादव वहाँ फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं यार। सूर्या की बैटिंग भी ना, मैं फिर वही बात, लोग ना मुझे कहेंगे कि यार बड़ा कॉन्स्पिरेसी वाला आदमी है ये। सूर्या आपको कॉन्स्पिरेसी वाली फिल्में बहुत पसंद होंगी, ऐसा लोग कहेंगे, लेकिन मुझे सूर्या की बैटिंग में ना एक बहुत, कहते ना कि एक खुलापन नजर नहीं आता। होता है ना कि आकर के शुरुआत से एक्सप्रेसिव बैटिंग करना, एक कैलकुलेशन नजर आती है उनकी बैटिंग में। मुझे वो कैलकुलेशन उनकी बैटिंग में नहीं चाहिए बॉस। बेधड़क जैसे, बेधड़क चाहिए मुझे। और अगर बेधड़क सूर्या आ गए ना 360 डिग्री, हाँ, वो जो तो 360 डिग्री फायदा होगा। ये भी हो सकता है कप्तान या मैनेजमेंट ने बोला हो कि थोड़ा संभल कर खेलें। भाई इसमें या तो सूर्या खुद ऐसा खेल रहे हो, मैनेजमेंट ने कहा है, कप्तान ने कहा है, वॉट एवर, मुझे नहीं चाहिए ये। अगर सूर्या अपने एलिमेंट्स पे खेलते हैं, सूर्या अपने रियल सूर्या पे आ जाते हैं, तभी मुंबई के लिए वो एक्स फैक्टर साबित होंगे। अन्यथा जो आप शीट एंकर और बाद में जाकर के कंपनसेट करने, वो किसी और को दो यार, वो तिलक वर्मा को दे दो या किसी और को दे दो, नमनदीर को दे दो, लेकिन आप शुरू से आओ और बैंग बैंग क्रिकेट खेलो, बस ये फोकस होना चाहिए। पिछले मुकाबले में सूर्या ने जो कवर्स पे शॉट्स लगाए, बहुत अरसे से हमने वो नहीं देखा था। आते थे एक आध शॉट उधर स्क्वायर लेग की तरफ लगाया, फाइन लेग की तरफ लगाया, उसके बाद चलते बनते थे। लेकिन पिछले मुकाबले में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा लौटा है उनके उन कवर ड्राइव्स को देखकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज भी सूर्या अच्छा खेलेंगे। आप मुंबई की तरफ हैं आज? मेरे हिसाब से आरसीबी ही का ज़्यादा चांस फिलहाल आज भी लग रहा है। आज भी आरसीबी। चलिए,
आप अपना भी बता दीजिए। यार मैं तो जो बोल रहा हूँ उसका उल्टा हो रहा है। नहीं, आप बोल ही दीजिए, आज बोल दीजिए, फिर उल्टा कर दीजिए उसको। चलिए आज भी मैं मुंबई की तरफ ही हूँ। पिछले अच्छा, मतलब पिछले- ये है कि आरसीबी, धोनी मत से आरसीबी। ठीक है, तो अब इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं। और बड़ा 15 दिनों का जो ये वक्फा रहा है, बड़ा उलटफेर रहा है। हमने देखा बहुत सारे खिलाड़ियों को बनते बिगड़ते, बहुत सारी टीमों को देखा अर्श से फर्श तक पहुंचते हुए। तो बड़ा मज़ेदार ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। आगे भी आप लोग भी एंजॉय करेंगे, अपन भी एंजॉय करेंगे, और इस पर चर्चा जो है अपनी वो जारी रहेगी। तो आज के एपिसोड को बस यहीं विराम देते हैं, और कल मुलाकात होगी आपसे। तब तक आरसीबी और मुंबई इंडियंस का जो मैच है वो ख़त्म हो गया होगा, उसकी चीड़फाड़ अपन कर रहे होंगे। हमारी बातचीत आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। सिर्फ ऑडियो में जो लोग हमें सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, जियो सावन पर, या फिर आज तक के ऐप पर, वो हमें ईमेल आईडी पर radio@aajtak.com पर अपने कमेंट्स फीडबैक भेज सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए, सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।